नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार को लेकर और क्यों करेंगे उसकी भी एक वजह है। देखिए, जरा सा सोना तो 1 लाख के पार चला गया, तो अब एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सेंसेक्स भी 1 लाख के पार जा सकता है। तो क्या सच में सेंसेक्स 1 लाख के पार जाएगा, और जाएगा तो क्यों जाएगा? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो कि है डॉक्टर रवि आर कुमार जी। ये CEO है नो द पल्स के। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जून 26 तक सेंसेक्स 1 लाख के पार जाएगा, तो सर इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है आपको कि ये भविष्यवाणी जो हुई है क्या सही हो सकती है? धन्यवाद मनीष जी। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में कोई भविष्यवाणी नाम का सब्जेक्ट नहीं होता है। जी सब कुछ एक बिल्कुल। कैलकुलेटिव डेटा के बेसिस पे होता है। जी। और जब डेटा के कैलकुलेशन की बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट 100% सही है। जी। आपके साथ हमने एक डिस्कशन किया था कुछ महीने पहले, उसमें मैंने बताया था कि दो तरह का प्रोडक्ट है जहां लोग निवेश करते हैं। जी। इंडिया में बताया गया है रियल एस्टेट इज द रियल एसेट्स। राइट। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनी का नाम लें तो एक भी कंपनी रियल एस्टेट से बड़ी होकर टॉप 10 में नहीं आई है। जी। अगर वर्ल्ड के आप टॉप 10 इंडिया के टॉप 10 कंपनी का नाम लें तो एक भी कंपनी रियल एस्टेट की नहीं है। जी। या तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या तो इक्विटी में निवेश करते हैं। तो हर एक का एक फेज होता है, हर एक का एक स्लो डाउन पीरियड होता है। ये जो अभी ट्रम्प का रिपोर्ट आया था कि टैरिफ लगाएंगे बहुत, इस वक्त बाजार में एक अनसर्टनिटी का माहौल था पिछले कुछ महीनों से। जी। और उसके वजह से बाजार में एक सही ग्रोथ नहीं आ पाया। जी। अगर हम ग्रोथ की बात करें कि एग्जैक्टली कितना परसेंट का ग्रोथ है, तो 12%, 12.36% का ग्रोथ पर एनम अगर एवरेज निकालें 1979 के बाद तो सेंसेक्स में होता है। तो अगर हम इस पिछले एक डेढ़ साल की ग्रोथ की बात करें तो अगर 80,000 के आसपास अगर सेंसेक्स है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे हम बात करते हैं, तो 20% का ग्रोथ को बहुत बड़ा फिगर नहीं है। जी। हो सकता है ये फिगर थोड़ा सुनने में अटपटा लगे। म्यूचुअल फंड अगर 14 से 15% देते हैं तो अच्छा लगता है। राइट। लेकिन अगर सेंसेक्स 15 से 20% बढ़ जाए तो 1 लाख हमारा टच कर जाएगा। जी। और ये बहुत जेन्युइन फिगर है। और मार्केट में कोई मंदी का माहौल नहीं है, जी। ना कोई इलेक्शंस है और ना कोई अब पॉलिसीज का लोड है हमारे ऊपर। जी। तो इस रिपोर्ट के साथ सिर्फ मॉर्गन स्टैनले नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेस्टिंग और रिसर्च फर्म इस रिपोर्ट के साथ जा रही है। जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि आज बाजार में ये देखा भी गया, मार्केट जब आज खुला तो स्टार्टिंग में 700 पॉइंट तक सेंसेक्स गिरा, लेकिन उतनी ही तेज रिकवरी दिखाई दी और लास्ट में बंद होते होते केवल 94 या 95 पे सेंसेक्स आके बंद हुआ। तो ये रिकवरी संकेत है कि मार्केट अब मतलब FIIs के भरोसे नहीं बैठा है इंडियन मार्केट। ऐसा डेटा डेटा है, क्योंकि FII लगातार सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इंडियन मार्केट देखा जाए, अगर 2 दिन की गिरावट को छोड़ दी जाए, कल की, परसों की और आज की हालांकि रिकवरी हो गई, तो उसके पहले जो तेजी आई है वो FII के दम पे नहीं है, DIS के दम पे आई है। इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय बाजार में कहीं ना कहीं मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म है उतना खुल के बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जी। कहीं ना कहीं FII को लगता है कि स्टेबिलिटी थोड़ा सा हमारे बाजार में कम है। जी। क्योंकि स्टेबिलिटी हमारे बाजार में सब कुछ जो ड्राइव हो रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ड्राइव हो रहा है। हम्म। व्यापारी व्यापार करना चाहता है, पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। आज जो दुनिया एक अनसर्टेनिटी के दौर से कुछ महीने तक गुजरी, ये सिर्फ एक जी। पॉलिटिक्स का, चाहे वो चाइना का पॉलिटिक्स हो, चाहे वो अमेरिका का पॉलिटिक्स हो, चाहे वो भारत का पॉलिटिक्स हो। जी। और जहां तक FII की बात करें, FII बिल्कुल कम नहीं हुए हैं। अगर FII कम हो जाएंगे, अगर सिर्फ एक FII गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर आपके यहाँ चली जाएगी तो 1,22,000 करोड़ का उनका नेट नेट इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे है जो तमस्या के थ्रू होता है। जी। तो FII बिल्कुल नहीं गए। हाँ, हो सकता है डे टू डे प्रो डाटा बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि आज जी। FII इतने गए। जी। जो लोग इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं उनको ऑप्शन ट्रेड नहीं करना होता है। वो जी। इमीडिएट 5 मिनट में अरबपति बनना नहीं चाहते हैं। जी। तो ये इमीडिएट डेटा FII के अगेंस्ट जा सकता है। जी। लेकिन लॉन्ग टर्म डेटा बात करें, वीकली डेटा और मंथली डेटा की बात जी। करें, तो FII का पार्टिसिपेशन हमारे इंडियन मार्केट में ज्यादा है कंपेयर टू और दिनों के। अगर इंडियन मार्केट की बात करें, जैसे कि अगर मैं एक डेटा आपके सामने बता रहा हूँ, आज का डेटा है। अगर हम आज के NSE का FIDI डेटा की बात करें जी। तो आज FII का जो बाय वैल्यू है 16,025 करोड़ है, जी। आज सेल हुआ है। लेकिन अगर और डेटा की बात करें और दिनों के कंपैरिजन की बात करें तो जी। डेफिनेटली हो सकता है FII ऐसा भी करे ना कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया हो। जी। प्रॉफिट बुक करना है व्यापारी के लिए, किसी को आप गलत सही नहीं कर सकते। जब जी। उन्हें लगा कि मुझे इस प्राइस पॉइंट में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जी। वो इन्वेस्टर, वो ट्रेडर नहीं, वो इन्वेस्टर है, तो प्रॉफिट बुक किया। अब कुछ लोगों ने फिर निवेश किया, तो सर तो आपको कौन से उस ऐसे वक्त दिया फैक्टर्स जाना लग रहे प्रॉफिट हैं? बुक। आपको तो ये ऐसे कौन से? मार्केट का एक जी। साइकिल है।
सर आपको ऐसे कौन से फैक्टर हैं, कुछ 3-4 फैक्टर्स बताइए जिसके दम पे मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि सेंसेक्स 1 लाख के पार जाएगा। इसके कुछ कुछ ना कुछ कारण तो होंगे रिपोर्ट के। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, हाँ सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो मार्केट चलता है ये सेक्टर स्पेसिफिक नहीं चलता जी। है। ये लोग कहते हैं कि अगर मान लो बैंकिंग सेक्टर की बात करें, अगर बैंकिंग सेक्टर में जी। सब कुछ ऊपर जाता तो यस बैंक थोड़ी, लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के बाद सारी कंपनियां ऊपर गई। सबसे जी। बड़ा एक जी। रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में ये होता है हम्म। कि उस सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ होता है। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ नहीं होता है, कंपनी स्पेसिफिक ग्रोथ होता है। जी। लेकिन फिर भी अगर भारत में किसी सेक्टर में सबसे ज्यादा फोकस्ड है फॉरेन इन्वेस्टर का, तो बैंकिंग सेक्टर है। अगर जी। आप एचडीएफसी में देखेंगे बहुत ज्यादा एफआईआई हैं। अगर आप जी। देखेंगे आईसीआईसीआई में एफआईआई 45% तक एफआईआई हैं। अगर जी। आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर बैठे हुए हैं। तो जी। सबसे पहला जो इनका प्राइमरी जो गोल है वो है बैंकिंग सेक्टर। राइट। दूसरा जो आईटी सेक्टर, जो जैसे कि हम टीसीएस और इन्फोसिस की बात करें, हम्म। तो इनका जो सबसे बड़ा जो बिजनेस का चंक है ये डिपेंड करता है अमेरिकन मार्केट पे और जी। यूरोपियन मार्केट पे। अभी तक इनको इधर से कोई बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है कि आप इस मार्केट में जंप कीजिए। तो जी। सबसे पहला बैंकिंग सेक्टर। दूसरा हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, जैसे आईटीसी हो गया हमारे यहाँ, जी। और कुछ जी। हम लोग यहाँ सीमेंट बहुत ज्यादा मतलब बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, क्योंकि इंडिया ने कुछ सालों में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग इंस्ट्रूमेंट लाया और उस गेम चेंजिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारा इकोनॉमी बढ़ा, यूपीआई। सबसे जी। ज्यादा लोग बैंकिंग की तरफ गए। जी। और फाइनेंशियल सेक्टर्स अभी भी देखिए, जो ग्रोथ बजाज फाइनेंस का है वो जी। ग्रोथ टीसीएस में और या वो ग्रोथ इन्फोसिस में नहीं आया। जी। जो ग्रोथ आपके कोटक महिंद्रा बैंक में अभी कुछ महीनों में आया, वो जी। ग्रोथ और सारे बैंकों में नहीं आया। तो जी। सबसे पहला इनका फाइनेंशियल्स डिवीजन है, जो बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया और सारे। जी। अभी आप कहें पोर्ट पे हम जाएं और आईटीसी पे जाएं, तो अभी थोड़ा सा स्लो डाउन पीरियड है, जी। क्योंकि और कुछ लोग ये कहते हैं टेलीकॉम सेक्टर की क्या स्थिति रहेगी। टेलीकॉम जी। में अगर आप बात करें तो इंडिया में 5 मेजर टेलीकॉम कंपनी, एमटीएनएल, टीटीएमएल, जी। आइडिया, आरकॉम और एयरटेल। आरकॉम तो लगभग डूबी चुकी है। तो जी। पांचों एक ही सेक्टर की कंपनी है, लेकिन एयरटेल गेम चेंजर बनी हुई है, क्योंकि एयरटेल का जी। मल्टीपल वेंचर्स के साथ अगर एयरटेल के एफआईआई को आप चेक करेंगे तो हाँ जी। यूरो पैसिफिक ग्रोथ भी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है और गूगल ने खुद एयरटेल में निवेश किया है। जी। तो मेनली फोकस रहेगा हमारा टेक्नोलॉजी और बैंकिंग एंड जी, फाइनेंस। मतलब आपका कहना है बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ये जो है मतलब इंडियन इंडियन सेक्टर्स के, इंडियन मार्केट के एक तरह से हब है। मैं डेटा बेसिस पे बात कर रहा हूँ। जी, ये जी, डेटा मैं मैं भी आपको, डेटा की ये ही बात डेटा कर रहा की हूँ, है। बिल्कुल। डेटा की ही जी बात मैं भी कर रहा हूँ सर। और एक डेटा आपको याद भी दिलाऊं, आप हमारे स्टूडियो में आए थे तो हम लोगों ने एक शो किया था जिसमें था 5 महीने में 91 लाख करोड़ स्वाहा। लेकिन उसके बाद अब देखिए मार्केट कितना रिकवर कर चुका है उस शो के बाद से अभी तक। जो आपको याद हो कि 86,000 पे मार्केट जा चुका था, उसको आते आते एक साल में 80,000 पहुंचने में लगा। लेकिन 80,000 से फिर 84,000 आने में केवल पिछले महीने 12 या 13 दिन का समय लगा था। तो ये जी जी डेटा शो कर रहा है कि मार्केट बहुत तेज से रिबाउंड कर रहा है और शायद इसीलिए रेटिंग एजेंसियां भरोसा भी जता रही हैं। तो सर ऐसे में आपको क्या लगता है कि निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? क्योंकि कई जगह देखा गया जब सोना बहुत तेज भाग रहा था, 1,40,000 1.5 लाख तक पहुंचने वाला था, तो लोगों ने कहा कि नहीं अब शेयर बाजार नहीं, अब सोना में पैसा लगाना चाहिए, रियल एस्टेट में लगाना चाहिए। कई मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जो कह रहे हैं कि भाई 2 साल से लेके बैठा हुआ हूं, पोर्टफोलियो तो हिल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में आम निवेशक को अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो लोग अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलते हैं, जी। उनका लॉन्ग टर्म का कोई विजन नहीं है। राइट। स्टॉक मार्केट को सिर्फ लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं, दे वांट टू डबल देयर मनी इन अ सिंगल डे। मैं बड़ा राइट। सीधा बात करता हूँ मनीष जी। जी। और आप अपने आप को करें कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म व्यू में कभी भी बाजार, आज तक बाजार का रिटर्न दुनिया के सारे एसेट क्लास के रिटर्न से अच्छा रहा है, ये जी। इतिहास बताता है, ये मैं नहीं बताता हूँ। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम गोल्ड में निवेश करें, हमें ऐसा लगता है ना कि जिस ट्रेन में हम नहीं बैठे हैं वो ट्रेन ज्यादा तेज चल रही है। जी। हमें ऐसा लगता है कि जिस लेन में हमारी गाड़ी चल रही है वो लेन थोड़ा स्लो चल रहा है और दूसरा लेन बहुत फास्ट चल रहा है। जी। सब ये ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने स्ट्रेटजी पे, अपने नियम पे और अपने एसेट क्लास पे भरोसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जब लॉन्ग टर्म की बात करें तो मिनिमम उनको 3 साल, क्योंकि हो सकता है मार्केट का एक फेज है।
जी लॉन्ग टर्म में कभी ना तो कोई बैंकिंग निफ्टी की एक भी कंपनी लॉन्ग जी टर्म में सिर्फ एक इंडसइंड बैंक के अलावा जी निफ्टी की एक भी कंपनी लॉन्ग टर्म में घाटे नहीं दिए, चाहे वो जी आईटीसी हो, चाहे वो टाटा मोटर्स का लॉन्ग टर्म देख लिया जाए, जो टाटा जी मोटर्स पे लोग मीम्स बनाना शुरू किए हैं, जी चाहे वो लॉन्ग टर्म देख लिया जाए कोटक महिंद्रा बैंक का, चाहे एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, निफ्टी का जो भी पार्ट है, जी तो आप स्टॉक अच्छा सेलेक्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की गारंटी है। जी। मतलब सिर्फ एक आप कह रहे हैं इंडसइंड बैंक लॉन्ग को टर्म छोड़ के निवेश सब अपनी करेंगे। ग्रोथ। जी जी सर, आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि रणनीति से कीजिए और लॉन्ग टर्म सोच के कीजिए, मार्केट तभी आपको पैसा देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आज लगाऊं और कल बीटीएसटी कर लूं, बाय टुडे सेल टुमारो, तो ऐसे में आप फिर बीटीएसटी बन के ही रह जाएंगे और कुछ मिलने जाना है नहीं। सर अब दूसरी बात आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी भी जिस तरह से रिबाउंड कर रहा है, तो उसको एज एन एक्सपर्ट आप क्या देखते हैं? क्योंकि निफ्टी में जितना गिरावट आया था, मेरे हिसाब से जो मैंने डेटा देखा है, तो उसके हिसाब से तेजी से रिबाउंड यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन उसका एक जो सपोर्ट लेवल है वहां से आपको कहाँ जाता दिख रहा है ये? देखिए, मैं टेक्निकल बातें नहीं करूंगा, टेक्निकल जी बातों के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, जी लेकिन मैं एक जी। चीज बोलूंगा। आम भाषा में निफ्टी आम निवेशकों के लिए। निफ्टी और सेंसेक्स एक दूसरे के छोटे बड़े भाई हैं। जी बिल्कुल। अगर निफ्टी में टॉप 30 कंपनी है, सर निफ्टी में टॉप 50 कंपनी है, तो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी है। जी सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर। जी। निफ्टी द बैरोमीटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जब मैं बात हम्म बोलता हूँ लोग कहते हैं कि हाउ। हम्म, आप अपने डेली दिनचर्या की बात करें और जी कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, चाहे आप यूज करते हो बैंकिंग, तो एचडीएफसी अच्छा है, आईसीआईसी अच्छा है, स्टेट बैंक जी ऑफ इंडिया अच्छा है, कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा है, एक्सिस बैंक अच्छा है, तो ये जी निफ्टी का पार्ट है। जी आप सीमेंट घर में यूज करते हैं, अल्ट्राटेक निफ्टी का जी पार्ट है। जी आप मोबाइल यूज करते हैं, एयरटेल निफ्टी का पार्ट है। जी आप आईटीसी मैगी भी खाते हो, भी निफ्टी का पार्ट है। जी तो निफ्टी द बैरोमीटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जी निफ्टी कभी भी जो आप, अच्छा एक चीज और है, अभी आपने बोला कि मार्केट गिरा, कितना गिरा? कभी जी किसी ने नहीं बोला कि 7700 से मार्केट चला गया 26000 पे। जी अगर बिल्कुल। ये बाजार ऊपर नीचे होता है, ये वेव्स है। जी देखिए, आप स्विमिंग पूल को कंपेयर मत कीजिए समुंदर से। जी स्विमिंग पूल में वेव्स बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन उसमें मोती नहीं मिलेगा। और जी समुंदर का वेव्स जो है, इस तरह से वेव्स चलता है, लेकिन बड़े बड़े मोती, आप कहेंगे टाइटैनिक तो डूबा, टाइटैनिक जी कितने टाइटैनिक डूबते हैं? जी नंबर ऑफ टाइटैनिक डूबने का नंबर कम है, और ज्यादा टाइटैनिक इस तरफ से उस तरफ पहुंच जाते हैं। जी यहाँ लोग ऑप्शन करना चाहते हैं, देयर इज नो एनी ऑप्शन आफ्टर ऑप्शन ट्रेडिंग में बोलता हूँ। जी यहाँ पे गैम्बलर स्कैल्पर को नुकसान है मनीष जी, जी ट्रेडर को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है मार्केट में। जी ये मैं स्टेटमेंट देख नहीं, कई बार आपके साथ भी दे जी चुका जी हूँ। जी कारण ये कि इस स्टेटमेंट में 100% ऑथेंटिसिटी है, तभी जी मैं ये बातें करता हूँ आपसे। तो निफ्टी बिल्कुल ब्राइट 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 है 2026 में। जी और याद है एक बार हम लोग अक्षय तृतीया में बैठे हुए थे, तो आपने कहा था जी कि गोल्ड क्या करेगा, मैंने कहा अक्षय तृतीया तक किसी भी सूरत में 1 लाख पार नहीं करेगा। जी उस वक्त तक का ओ एनालिसिस था। जी तो जितना भी हमने आपके साथ डिबेट और डिस्कशन किया है, वो जी 100% डेटा पे, 100% डेटा करेक्ट हुआ है। क्योंकि जी मैं ब्रोकर नहीं हूँ, एडवाइजर नहीं जी हूँ। जी मैं सीधी बात करता हूँ कि ये मार्केट का एनालिसिस है। आपके मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदलता है, जी। ये मैं देखिए लोगों को मार्केट बताना एक चाहता ऐसा हूँ है मनीष सर, जी। जो मार्केट किसी के कहते तो है सेंटीमेंट पे चलता है, लेकिन मार्केट डेटा ड्रिवन है और डेटा पे ही चलता है। आपके इमोशंस को मार्केट नहीं देखता है कि हाँ जी आज मनीष जी ने तो 25,000 रुपया गंवा दिया, तो कल मनीष जी को 50,000 रुपया कमा के दे दूँ। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं होगी तो आप गंवाएंगे ही गंवाएंगे। लेकिन सर वही आम निवेशकों की बात होती है, जैसा आप आम भाषा में बात भी करते हैं, उसके लिए आप अपनी बेबाकी और आम भाषा के लिए जाने भी जाते हैं। तो इसीलिए मैं पूछूंगा कि एक आम निवेशक को, लेमैन को, मतलब कैसे समझ में आए कि अब मार्केट कहाँ जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि आप कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेज भी देते हैं, आपके मैंने क्लासेज में बहुत सारी भीड़ भी देखी है, तो इसलिए आपसे मतलब अपने टीवी 9 के दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को पढ़ाता हूँ, जी क्योंकि वो बोलते हैं कि आके लेक्चर लीजिए, तो उसमें मैं कोई क्राइम नहीं करता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई सर्जन है, अगर किसी को सर्जरी करना सिखा रहा है, तो उनको पसंद है तो मैं बुलाता है तो मैं जाता हूँ। चलिए, जी आम निवेशकों के लिए बड़ा सीधा कि सोच कर समझ कर निवेश कर, एनएससी का नारा है। जी सोच कर, अगर हम एक भी रुपया कहीं डाल रहे हैं, तो हमारा एनालिसिस होना चाहिए जी कि डाल रहे हैं कितना हॉरिजॉन है, जी कितना परसेंट रिटर्न हम उम्मीद कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में आप एक सर्वे करा लीजिए, हर जी एक आम आदमी, जिसको आप रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं, जी। नो वन इज हैप्पी इन 2% और 3% पर डे। राइट। सबको डबल करना है। जी दे वांट टू बाय ऑप्शन, कि आज हमने ऑप्शन लिया और रातों रात इसको हम डबल करना चाहते हैं। जी यहाँ डबल नहीं होता है। मार्केट में दो तरह का है, एक है इमोशनल ड्रिवन, एक है सिस्टम ड्रिवन। जी हम लालच में खरीदते हैं और भय में बेचते हैं। जी
जी और अगर इमोशंस की बात की जाए तो हमने आज निफ्टी का कॉल ले लिया, कुछ ले लिया, हे जी भगवान बढ़ा दो, और जी हमने लगाया 10,000 रुपया। जी एक प्रोफेशनल उसी जगह पे 1,000 रुपया लगाए। जी अब भगवान किसके नारियल की लाज रखे, जो 1,000 रुपया का 1,000 करोड़ लगाया उनकी बात सुने, या जी जो 10,000 रुपया लगाया उनकी बात सुने। जी तो यहाँ पे इमोशंस खत्म होता है, जी सिस्टम क्या करता है। इतना बड़ा इकोनॉमी जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ड्रिवन है। जी 128 ट्रिलियन डॉलर का सिर्फ इक्विटी मार्केट है। जी सर, और ऐसा हम कहा भी और गया हमारे है। देश की इकोनॉमी कितनी की है? हमारे देश का जो जी जीडीपी है 4.1 ट्रिलियन डॉलर वन का है। ट्रिलियन 128 ट्रिलियन बड़ा होता है 4.1 ट्रिलियन डॉलर। अब जी गूगल पे सिर्फ डाल लीजिए जी ग्लोबल इक्विटी मार्केट कैप। जी अगर हम बात करें, देखिए यूएस का बाजार इसलिए बड़ा है क्योंकि यूएस में हर आदमी, तो मैं एक ही लेमन लैंग्वेज में बात करता हूँ कि आप उस प्रोडक्ट में निवेश करें जिस प्रोडक्ट को आप जानते हैं। जी हम लोग ऐसे ऐसे स्टॉक ढूंढ के लाते हैं जिनका कभी प्रोडक्ट नहीं देखा, जी कभी यूज नहीं किया, कभी जाने नहीं, और जी उसमें निवेश करते हैं, और ढूंढ जी ढूंढ के लाते हैं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। जिस स्टॉक को आप जानते हैं, जिस पे क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, जी सालों से आप उसको जान रहे हैं, उसमें पैसा डालिए, आपका सर, पैसा आम कहीं नहीं निवेशकों की जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो मैं मतलब चूंकि काफ़ी टाइम से बिजनेस कवर करता हूं तो मैंने फेस किया है, जो आम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है वो उनकी है कि जैसे आज एक स्टॉक बता रहा हूं आपको, थंगामियल ज्वेलरी स्टॉक है, जो पिछले 5 दिन में 50% भागा है। तो ताबड़तोड़ लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया कि भाई ये तो 5 दिन में 50% भाग गया, मैं भी इसमें समुद्र में डुबकी लगा लूं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा भी है और सुना भी है कि शेयर मार्केट जो है वो एक समुद्र है, अगर एक लोटा पानी आप रोज निकालना चाहते हैं तो बड़े आराम से निकालेंगे, लेकिन जहां उसने आपने बाल्टी घुसाई तो बाल्टी भी डूब जाएगी, आप भी डूब जाओगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, एनएससी भी कहती है। तो सर आप जो मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं या बताते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि मतलब आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है कि निवेशक कैसे होते हैं आजकल? सर, मैं कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करता हूं, मैं सीधे एक ही कहता हूं कि आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। दुनिया में कोई भी इंसान गाड़ी चलाता है, मैं गाड़ी जी से एग्जांपल देता हूं, तो जी गाड़ी इसलिए स्पीड नहीं चला पाता है, गाड़ी में बहुत अच्छा एक्सीलेटर है। जी गाड़ी स्पीड इसलिए चल पाता है कि गाड़ी में ब्रेक है। आम निवेशक के गाड़ी में ब्रेक ब्रेक में स्टॉप लॉस, हमें जी रिस्क कितना लेना है पता ही नहीं, जी बिना रिस्क का रिवॉर्ड नहीं है। जी बिन छोटा रिस्क हर जगह लेना पड़ता है, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, चाहे फैक्ट्री में, चाहे स्टॉक मार्केट में। जी आम निवेशक को वो रिस्क मैनेजमेंट पता ही नहीं है कि जी 0.5% रिस्क कितना लेना चाहिए। जी वो डबल करना चाहते हैं। एक आम निवेशक की बात देखिए, भारत में दो तरह, मास वर्सेस क्लास का एक थ्योरी है। राइट। अब आप ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, सारे मीडिया चैनल ने कवर किया कि ओला डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, चौगुना हो गया, जी प्रोफेशनल गए बुक कर लिए। जी एलसीड की अगर बात की जाए, एलसीड, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से बात करूं, एलसीड एक ऐसा स्टॉक है जी जिसने पूरे भारत को बेवकूफ बना दिया। जी इसलिए बोलता हूं, सिर्फ 239 इन्वेस्टर, जी 239 इन्वेस्टर, 2600 करोड़ की कंपनी में पूरी जी दुनिया को, अगर हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे से पूछिए कि जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक कौन से, तो उनके जुबान पे आता था एलसीड, 3 लाख के पार का है। जी लेकिन ये नहीं देखे 3 लाख में सिर्फ 200 लोग पड़े हुए, सिर्फ 2000 करोड़ की कंपनी। जी रिलायंस 20 लाख करोड़ की कंपनी है, जी किसी के जुबान पे नहीं है सबसे बड़ा स्टॉक। लोग एमआरएफ बोलते हैं, मेरे जी अकॉर्डिंग एमआरएफ जो पेनी स्टॉक से 1 लाख जी करोड़ से नीचे का है। जी एलसी दो एलसी एलसी तो कचरा कैप है। जी तो जब ऊपर जाता है सब लोग न्यूज बनाते हैं, आज 1,30,000 के आसपास है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट। तो सर, इनको सबसे एक बड़ी जो मसाला दिक्कत है, पसंद है, जब क्योंकि तक एज ए मसाला मीडिया पर्सन पसंद। मैं बताऊं, सबसे बड़ी जो दिक्कत है, मीडिया लोगों को उस तरह से जागरूक, मैं खुद कह रहा हूं, उस तरह से जागरूक नहीं कर रही है। इसलिए जब भी मैं शो करता हूं तो मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, और एक्सपर्ट से भी कहता हूं कि आम भाषा में समझाएं, क्योंकि जो एक तो ये खुद ही बहुत टेक्निकल चीज़ है। अब मैं आपको FIIDO कॉल पुट रेशियो समझाने लगूं तो मेरे दर्शक अगली बार से मेरा शो देखना बंद कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं सर कि आम भाषा में समझना जरूरी है। और जो आप एलसीड की बात कर रहे हो, तो उससे मुझे याद आया, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि उससे बड़ा कचरा स्टॉक कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसने रिकॉर्ड बनाया उसके 2 दिन बाद वो ऐसा धराम हुआ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि केवल 200 लोगों ने पूरे इंडिया को बेवकूफ बना दिया, क्योंकि उसके बाद धराधर लोगों ने लेने की कोशिश तो की, लेकिन ले भी नहीं पाया कोई। तो सर ऐसे कई और सारे स्टॉक्स हैं। प्रोफेशनल प्रॉफिट बुक करते चले गए, जो जी उसमें थे जी लोग, गेम प्लान था, बुक करते चले गए। जी तो कुछ लोग कहते हैं जैसे कि मैं, कि गुजरात में कुछ लोग बैठ के मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जी हमने कहा ये सब छोटी मोटी बातें अपने पास रखा करो। जी निफ्टी की एक भी कंपनी का प्राइस 2 लाख करोड़ से नीचे का नहीं है, एक स्टॉक को जी छोड़ के सब 2 लाख करोड़ से ऊपर ऊपर का है। अब जी 500 और 1000 करोड़ की कंपनी को तो मैनिपुलेट कोई भी कर सकता है। जी अगर हिम्मत है तो रिलायंस को मैनिपुलेट करके दिखाओ, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ये सब सिर्फ वही बातें हैं कि स्टॉक मार्केट ये है वो है। ये जी सिर्फ उसी तरह से है कि जो लोग अंगूर नहीं खा पाए, अंगूर खट्टे हैं। जी अंगूर पहले खाइए, तब टेस्ट कीजिए, तो पता चलेगा कि अंगूर खट्टे हैं मीठे हैं। जी
सर एक जो सबसे बड़ा सवाल होता है आम निवेशकों के लिए, वो सोचते हैं कि हम करें कैसे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जहाँ भी आप मोबाइल पे देखोगे, खास करके इंस्टा पे, फेसबुक पे इतने सारे ज्ञान देने वाले बैठे हैं और उनके ज्ञान में कई लोग फंसते भी हैं। और सबका सबसे पहले ये होता है कि हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, फ्री कॉल दे रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे, हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा निवेशक फंस रहे हैं आजकल, इसी में फंस रहे हैं। हालांकि सेबी ने डंडा भी चलाया है, बहुत तगड़ा डंडा चलाया है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे इंस्टा पे हर दूसरा रील यही होता है आजकल। तो सर ऐसे में निवेशक करे तो क्या से करे, अगर आप बेचारा मुझे फंस जाता फेसबुक पे है। फॉलो कर लीजिए तो आपको 10 फेसबुक रिक्वेस्ट तुरंत आ जाएगा कि जी आपको मैं दे रही हूँ कि मैं ऐसे किसी गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, जी जी आपको भी आ जाएगा। जी तो ये सोचना है उस रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर को कि इजी मनी कहीं नहीं है। जी एक जॉब करने के लिए आप 15 साल पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए आप 15 साल पढ़ाई करते हैं। जी एक ट्रेडर जो कि इंडिपेंडेंट बिजनेस है, उसके लिए आप जी सोच रहे हैं कि कुछ शॉर्टकट्स मिल जाए और वो जी शॉर्टकट से चल जाए, तो ये संभव नहीं है ना मनीष जी। तो जी वो कंज्यूमर फोरम का क्या है, जागो ग्राहक जागो। जी जी, जागो ग्राहक जागो। तो वही आपको जागना पड़ेगा। और आपने एक लास्ट शो में भी हमारे बताया था कि एक नए निवेशक को क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि पहले आप समझो, क्योंकि डॉक्टर बनने में जैसे मान लो 7 साल या 10 साल या 5 साल लगता है, तो मार्केट में आप घुसे, आप सोच रहे हो कि 1 महीने बाद कमाने लगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। सर अब बात करते हैं थोड़ा मार्केट के टेक्निकल्स की, कि मतलब अब क्या लग रहा है कि अब मार्केट यहाँ से कहाँ जाने वाला है, मतलब अगले हफ्ते का देखें, क्योंकि आज तो फ्राइडे खत्म हो गया और मार्केट ने बहुत अच्छा रिबाउंड भी दिखाया। तो अब अगले हफ्ते के लिए क्या लगता है सर आपको। देखिए, अब टेक्निकल्स की बातें करते हैं। निफ्टी जिस प्राइस पर रुका हुआ है, निफ्टी हम बोलते हैं इसको सप्लाई एरिया, सप्लाई और जी डिमांड का गेम है पूरे बाजार में। जी निफ्टी अगर 26,000 के एग्जैक्टली प्राइस, 26,000 समथिंग पे सप्लाई है, इसे जिसे ब्रेक करता है, जी फिर निफ्टी रॉकेट की तरफ है। जी निफ्टी नेक्स्ट वीक तक अपने एक 1 to 1.5% के रेंज में ट्रेवल करेगा। जी इस एक पीरियड, क्योंकि अभी जो 23 दिसंबर तक मार्केट इज इन टू वेरी गुड कंडीशन। जी 23 दिसंबर से 3 जनवरी ये एक पीरियड आता है, वो जी थोड़ा बाजार को एक साइलेंट फेज देगा, क्योंकि उस जी वक्त वो हमारे एफआई थोड़ा छुट्टी पे होते हैं। तो जी अभी बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। जी अगर हम अभी बात करें, मैं निफ्टी की बात करता हूँ, मैं ऐसे जी सारे बैंकों की बात नहीं करता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, कि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वो निफ्टी का पार्ट नहीं है, यस बैंक इसमें नहीं है। अगर आप बात करें आईटी सेक्टर, फुट थोड़े टाइम के लिए आप देखेंगे अगले अगले हफ्ते मार्केट 1 to 1.5%, लेकिन हम 1.5% 2% में खुश नहीं है, जी हमें चाहिए डबल। जी तो प्रॉब्लम ये है। राइट। आप सेक्टर सेक्टर वाइज निफ्टी के स्टॉक्स में उछाल देखेंगे। जी टेक्निकल, क्योंकि सब अपने डिमांड जोन को टच करके ऊपर की जी तरफ बढ़ चुका है। जी डिमांड सप्लाई जोन थोड़ा सा एक डेटा ड्रिवेन सब्जेक्ट है। हम्म और तो यही मेरा एनालिसिस है कि जी अपना एक छोटा सा चंक करते। देखिए, एक लोग हमसे पूछते हैं कि नहीं भाई, हम्म एक ट्रेडर बनने में कितना समय चाहिए। जी मैंने कहा कि जब आप स्कूल गए हम्म तो कितना समय लगा आपको एबीसीडी सीखने में, तो जी बोले कि 6 महीने से 1 साल का समय। तो जी। उतना समय ट्रेडिंग में तो दीजिए। मतलब सीधी सी एक बात सर, 100 बात है, की एक बात है कि निवेश में अगर इस फील्ड में आपको आना है या शेयर मार्केट से कमाई करना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, 5 साल, 4 साल, 3 साल, मतलब लॉन्ग टर्म निवेश सोच के आएँ, स्टडी करके आएँ, तभी आपके लिए है, वरना आप अंधे कुएं में पैसा अपना डाल रहे हैं। यानी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो आते हैं और बाजार में फंसने का कारण ये कि तुरंत पैसा बन जाता है ऑप्शन जी वगैरह में, जी जी फिर वो गंवाना शुरू करते हैं। जी इजी मनी इज अ स्कैम। अगर जी पैसा बहुत आसानी से बन गया तो एक जी स्कैम है। जी और इसके लिए एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए अगर आपके पास 3 वर्ष का समय नहीं है, तो जी इस बाजार में बताइए, कोई भी कमिटमेंट करता है कि जी आप 1 साल में बन जाएंगे, 2 दिन में बन जाएंगे, सब झूठ है। जी उसके लिए 3 वर्ष आपको खुद एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि बाजार कैसे काम करता है। बाजार के पूरे सीजन को समझिए। जैसे होता है ना, पतझड़, सावन, बसंत, जी बहार, एक जी बरस में मौसम चार। जी स्टॉक मार्केट में भी 4 सीजन है। जी इसमें चाइनीज लूनर डे के वक्त मार्केट अलग रहेगा, हैप्पी न्यू ईयर के वक्त मार्केट अलग जी रहेगा, रमजान के वक्त मार्केट अलग रहेगा, दिवाली के वक्त मार्केट जी अलग रहेगा। लोगों ने बोला कि दिवाली में बहुत ज्यादा खरीदारी हुई, सोना जी लोग खरीदे। तो सोना जब लोग खरीदे तो प्राइस बढ़ना चाहिए था। जी। दिवाली के ठीक 2 दिन पहले, धनतेरस के 2 दिन पहले, 17 तारीख से सोना का प्राइस गिर गया। मतलब जब भी इट आप मीन करें तो वही है कि सर कुल मिला जुला के समय की थोड़ी सी कमी है, तो कुल मिला जुला कर बात यह है कि जब भी निवेश करें तो सोच समझ के करें और अपने एनालिसिस पे करें, किसी टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ना जाएं, वरना आप धोखा ही खाएंगे। और सचेत रहें, समझदार रहें, क्यों सर। किसी के एडवाइस पर मत जाइए। जी एडवाइस से काम नहीं चलता। अपने जी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कीजिए, जी ट्रेड लगाना सीखिए, जी इन्वेस्ट करना सीखिए, लेकिन एडवाइजरी पे मत जाइए। जी और
वो फिर आपकी लुटिया गुल करवा जी। देंगे। तो सर आपका TV9 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो सर TV9 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनीष जी। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि निवेश करें भाई तो अपने रिस्क पे करें और सोच समझ कर करें, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि आपको पैसा देता भी है तो छीनता भी उतनी तगड़े से है। तो अगर हालांकि इनका कहना है कि मार्केट जो रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की वो सच है और भविष्यवाणी सही हो सकती है, 1 लाख तक सेंसेक्स देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही जरूरी जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।